कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ओके जी, कल वाले सवाल में जाएं जो हम कल करे थे और उसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल खोलें और बताएं पहला साल कब खत्म हो रहा है। 30/6/11। अगर हम 30/6/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें तो लेस देन 1 ईयर में कितनी पेमेंट्स आएंगी? 30 जून 12 की सारी पेमेंट्स। 30 जून 12 में कितनी पेमेंट्स हो रही हैं? देखें, दो, एक 31/12/11 को और दूसरी 30 जून 12 को। इन दोनों को जमा करेंगे तो इनका नाम होगा लेस देन 1 ईयर। एंड सिमिलरली जिस वक्त आप बात करेंगे 1 to 2 ईयर्स, तो इसका मतलब होगा 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर अंदर। तो 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर अंदर का मतलब होगा, ज़रा फोकस कीजिएगा, अगर हम 30 जून 11 पे खड़े हैं, बैलेंस शीट या नोट किस तारीख को बना रहे हैं? 30 जून 11 पे। तो 1 साल के जो अंदर अंदर है वो होगा 30 जून 12, और 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर अंदर कौन सा साल होगा? 30 जून 13। तो इफेक्टिवली स्पीकिंग ये नोट में लिखने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि अगर मेरा साल 30 जून 11 है तो 30 जून 12 के साल की पेमेंट्स इधर आएंगी, 30 जून 13 के इधर आएंगी, 30 जून 14 की इधर आएंगी, 15 की इधर आएंगी। तो अगर 30 जून 11 मेरा साल है तो 1 साल के अंदर अंदर वाली कौन सी होंगी? 30 जून 12 वाली। और अगर मेरा ईयर एंड 30 जून 11 है तो 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर अंदर वाली कौन सी होंगी? 30 जून 13 की। और ये तो सेमी एनुअल का सवाल था, होमवर्क वाला सवाल जो क्वार्टरली का था, फिर उसमें 6 × 6 नहीं होगा, उसमें 4 दफ़ा जो है वो आएगी फिगर। तो नोट का फॉर्मेट सेम रहेगा, चाहे सवाल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का हो, चाहे सेमी एनुअल का हो, चाहे क्वार्टरली का हो। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर्स। ओके, आज वाला पेज ला दीजिएगा, पेजेस ले आए, ले आओ 5-7 जी। किसी को आज वाला पेज ना मिला हो हाथ खड़ा कर दें। रुको, वापस रख दो उधर। ओके अच्छा भाई, 3 दिन से हम 4 दिन से लेसी की किताबों में अकाउंटिंग जो है वो कर रहे हैं, और उसमें हमने पहले दिन जो है वो एनुअल एरियर का सवाल किया था, फिर दूसरे दिन भी वही किया था, तीसरे दिन एनुअल एडवांस का सवाल किया था, और कल जो है वो सेमी एनुअल एरियर का सवाल किया था। तो और होमवर्क में क्वार्टरली का सवाल दिया था। अब हम मूव करने लगे हैं। अब होमवर्क अब ऑब्वियसली उम्मीद है आपको इस सफ़े पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब आपने किताब ख़रीद ली होगी। तो किताब में प्रैक्टिस सेट है, उसका क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपने होमवर्क में करके आना है आज। इसके लिए किताब ख़रीदनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 तो लिख लें, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई हैव टू स्पेंड ₹740। ओके, क्वेश्चन 1, ऑन यकम जनवरी 2015 को a बैंक लेसोर परचेज्ड एन एसेट। मैसेज आ गया था किताब लेने का? अच्छा, फॉर ₹2019 लेसर ने एक एसेट खरीदा 2019 का, एंड लीज रेट ऑन द सेम डेट, और उसको सेम डेट को लीज पे ले लिया, लीज पे दे दिया, एंड लीज रेट ऑन द सेम डेट टू अ लेसी, एक लेसी को लीज पे दे दिया। आज हम अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर पढ़ने लगे हैं। लीज टर्म इज 5 years, इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500,
is to be paid annually in advance on Yekam January. The interest rate छुपा हुआ in the lease is 12% रिक्वायर्ड। बल्कि एन पे याद कराइएगा, 1-2 मिनट होमवर्क ज़रा बेहतर करा दिया जाएगा, 2-3 सवाल और ऐड करा दिए जाएंगे, क्योंकि इतवार को क्या करना है आपने घर में बैठ के, फ्लाइज तो नहीं मारनी। रिक्वायर्ड प्रिपेयर द जनरल एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर्स एंडिंग 15-16 इन द बुक्स ऑफ बैंक। लेसर का सवाल है, इन द बुक्स ऑफ बैंक। प्रिपेयर अ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई, लेसर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का लफ्ज यूज नहीं करता, सॉरी लीज पेमेंट का लफ्ज यूज नहीं करता, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का लफ्ज यूज करता है। वर्किंग वन, ओके। उसी तरह जिस तरह लीज पेमेंट में करते थे, रेंटल्स को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ ईयर्स से। जी बताएं, इंस्टॉलमेंट्स कितनी हैं? 5। एक इंस्टॉलमेंट कितने की है? 500। तो ₹500 million इंटू 5 इंस्टॉलमेंट्स जी इज इक्वल टू ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। पहले हम लफ्ज यूज कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, अब हम लेसर के लिए लफ्ज यूज करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। जी क्या लफ्ज यूज करेंगे? थोड़ा दूर हो जाना जरा, खुल नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, नेट इन्वेस्टमेंट विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे, उसी तरह निकालेंगे जिस तरह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो है वो निकालते थे। ओके, इसमें कौन सी पेमेंट को डिस्काउंट करना है, कौन सी पेमेंट को डिस्काउंट नहीं करना? हाँ, पहली पेमेंट को डिस्काउंट करना है, पहली के बाद वाली पेमेंट को आपने डिस्काउंट नहीं करना। पहली वाली पेमेंट को डिस्काउंट नहीं करना, पहली के बाद वाली को डिस्काउंट करना है। प्लस 500 इंटू 1 माइनस, बोले 1 प्लस आई रेज टू पावर डिवाइडेड बाय, ओके 500 प्लस 500। ओके, अगर एक को डिस्काउंट नहीं किया तो पीछे कितनी रह गई जिनको डिस्काउंट करना है? पीछे 4 बच गई जिनको डिस्काउंट करना है। 1 माइनस 1 1.12 12% रेज टू पावर, ये 5 में से ये 500, ये पहला 500 तो ये आ गया, बाकी 5 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस। ओके जी, जवाब बता दें। 201 ₹500। ओके, सवाल रुपीज में है, रुपीज इन मिलियन में नहीं है। तो सवाल अगर रुपीज में हो तो फिर तो पॉइंट्स बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, सिक्के खत्म हो चुके हैं नए पाकिस्तान में भी। ओके,
1 रुपए से कम वाले कह रहा हूं, तो पॉइंट्स के बाद लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इंस्टेड ऑफ लीज पेमेंट्स लेसर क्या लफ्ज यूज करेगा, एंड इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आ गया फर्स्ट रो में, इंस्टेड ऑफ ग्लासेस जिन्होंने पहने हो आगे आके बैठने की कोशिश किया करें। अच्छा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की जगह क्या लफ्ज यूज करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट, और लीज पेमेंट्स की जगह लफ्ज क्या यूज करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो लेसर ये अल्फाज इस्तेमाल करेगा। ओके, अब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हम बनाना शुरू करते हैं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल लेसर लिख लें, नेट इन्वेस्टमेंट से शुरू किया करेगा, लेकिन लेसर विल स्टार्ट, आ जाओ फर्स्ट रो में, आ जाओ थर्ड रो में, आ जाओ। लेसर विल स्टार्ट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, जी बोलें, फ्रॉम द फिगर ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, जिस तरह वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से शुरू करता था। लेसर विल स्टार्ट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल विद a figure of net investment. करें इसको, अमाउंट शेड्यूल बना दें। ओके, जल्दी करें, पॉइंट्स यूज नहीं करने। क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन रुपीज।
जल्दी किया करें। ओके, नेट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट जनवरी 2015, नहीं पहली दफा 15 ही आएगा। एडवांस का सवाल है। These are the 5 installments to be discounted. Okay. One 82. ओके, जनरल एंट्रीज ऑपोजिट होंगी जिस तरह लेसी की बुक्स में थी। ओके, एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी। जब लेसी लेसर के पास जाता है और लेसर को कहता है जाके कि मैं एसेट लीज पे लेना चाहता हूं, तो लेसर बाजार से जाके एसेट लेसी के लिए ख़रीदता है, तो वो एसेट ख़रीदने की एंट्री एक एक्स्ट्रा हुआ करेगी। यानी लेसर लेसी के कहने पर बाजार से जाके लेसी के लिए एसेट ख़रीदता है। अब पहली लाइन में लिखा हुआ है ऑन यकम जनवरी 15 बैंक परचेज्ड एन एसेट एंड लीज्ड इट। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, अंडरलाइन करें। परचेज्ड एन एसेट ये इवेंट नंबर 1 है, उसके बाद एंड लीज्ड इट ये इवेंट नंबर 2 है। इन दोनों इवेंट्स को इंडिपेंडेंटली डील करेंगे। जी, सबसे पहले बताएं बैंक परचेज्ड एन एसेट की एंट्री क्या होगी? 2015 का साल, यकम जनवरी 15। जी, कितने का खरीद है? 2019। लेसर परचेज्ड एन एसेट, लेसर ने एसेट खरीदा। ये किसकी एंट्री हो गई है? परचेज्ड एन एसेट। अगली एंट्री किसकी होगी? एंड लीज्ड इट। अच्छा जी, लेसी जब लीज पे लेता था तो क्या एंट्री करता था? लेसी जब लीज पे लेता था तो क्या एंट्री करता था? इसकी ऑपोजिट एंट्री कौन करेगा? लेसर। लीज पे देने की एंट्री बता दें। लीज ये लाइबिलिटी बस नॉर्मल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की जगह रिसीवेबल का लफ्ज, बस लाइबिलिटी की जगह रिसीवेबल का लफ्ज। लीज लीज नहीं, इसको आपने लीज्ड एसेट नहीं करना, वो तो फिर एसेट ही लगेगा कि एसेट इसके पास पड़ा हुआ है। एसेट नहीं है, अब ये पैसे लेने का हक है इसके पास,
तो इसके लिए रिसीव, अगर इसको लीज्ड एसेट लफ्ज़ यूज किया तो फिर वो शायद वो एसेट ही लगेगा, फिर वो एसेट तो भेज देना है हमने। लीज रिसीवेबल डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? नहीं, राइट ऑफ यूज तो इसने क्रिएट ही नहीं किया, राइट ऑफ यूज तो लेसी के पास है। राइट ऑफ यूज एसेट अकाउंट से मिलता जुलता अकाउंट है, तो इसने एसेट को डेबिट किया था, अब एसेट को क्रेडिट कर देगा। तो वो एंट्री करता था एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, देखें इधर ये एसेट ही है, एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। ये एंट्री करेगा रिसीवेबल डेबिट एसेट, सेम एंट्री, ये एक एक्स्ट्रा एंट्री हुई है। तो अपने समझने के लिए सवाल पे आ जाएं, परचेज्ड के ऊपर ये वाली एंट्री लिखें एंड लीज्ड के ऊपर ये वाली एंट्री लिखें, ताकि ये बात जरा याद रहे। सवाल के ऊपर भी जनरल एंट्री लिख लें। ओके, चलें जी आगे। अच्छा, ये एंट्री आप स्किप भी कर सकते हैं, ये वाली पहली वाली, जब सवाल में डेट ऑफ परचेज ना दी हो। इस सवाल में देखें डेट ऑफ परचेज दी हुई थी, उसने कब खरीदा है उसके लिए, तो स्टार डाल के लिख लें। आई कैप कभी एंट्री करता है, कभी नहीं करता। जब डेट ऑफ परचेज दी हो तब कर देते हैं, जब नहीं दी होती तब नहीं करता। पहली एंट्री आप स्किप भी कर सकते हैं, तो स्टार डाल के लिख लें, फर्स्ट एंट्री इज पास्ट बिकॉज डेट ऑफ परचेज इज गिवन। फर्स्ट एंट्री इज पास्ट बिकॉज डेट ऑफ परचेज इज गिवन, otherwise we can skip as well। हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके जी, अब बता दें 31/12/15 को, जगह जनवरी 15 को जो किराया रिसीव करेंगे उसकी एंट्री क्या होगी? बोलें बोलें बोलें। इसके साथ क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं? कैश डेबिट। इसके साथ लीज रिसीवेबल क्रेडिट। परसों वाला सवाल याद होगा, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट। पहले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल नहीं था। ओके, किराया आ गया, लेसर ने किराया मांगा तो उसने फौरन 500 दे दिया, तो 2019 में से जब 500 दिया, वो 500 पूरा का पूरा प्रिंसिपल की मद में ही जाएगा। कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट। अगली एंट्री सोच लें, जरा रिवाइज कर लें जाके परसों के सवाल की एंट्रीज। परसों के सवाल के एंट्रीज पे उंगली रखें और अपने आप से बातें करें, इस जैसी एंट्री कर ली, इस जैसी भी कर ली,
जी भाई, ऐसा हो नहीं सकता कि लेसर पहले साल इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड ना करे, बिकॉज लेसर के जो ओनर हैं, बैंक के जो ओनर्स हैं, जिन्होंने बैंक को कैपिटल प्रोवाइड किया हुआ है, वो बैंक से साल के आखिर में पूछेंगे कि बैंक मैनेजर आपने जो एसेट लीज पे दिया था तो उसका इंटरेस्ट कहाँ है, इनकम में तो कुछ आ नहीं रहा, तो इसलिए ही इज बाउंड टू रिकॉर्ड द इनकम। देखें अभी तक हमने इनकम रिकॉर्ड ही नहीं की, ये भी एसेट नेचर का अकाउंट है, ये भी एसेट नेचर का, सारे एसेट नेचर के अकाउंट है, तो इनकम तो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं की, तो इसलिए भाई वी आर सपोज टू रिकॉर्ड द इनकम। अब हमने इनकम रिकॉर्ड करनी है। अच्छा जी, साल कौन सा है? 2015। एंड कब हो रहा है? अच्छा, एडवांस के सवाल में 31/12, एरियर के सवाल में 31/12/15 का इंटरेस्ट किस दिन नजर आता है? 31/12/15 को। और एडवांस के सवाल में 31/12/15 का इंटरेस्ट किस दिन नजर आता है? 1 जनवरी 16 को। ये इंस्टॉलमेंट्स तो एडवांस में हैं, बट अगर इंटरेस्ट की बात करें तो हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल के पहले दिन मिल रहा है। इंटरेस्ट हमेशा एरियर्स में मिलता है, याद रखिएगा। अब वो कभी 12वें महीने के एंड में मिल जाता है, कभी इस तरह ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर हुई होती है कि 13वें महीने के पहले दिन मिलता है। अब बता दें 13वें महीने के पहले दिन कितना इंटरेस्ट उसका बना। ये बना कब था? 31/12/15 को, और मिला कब? इसलिए क्या 31/12/15 की रात को इसको कैश में डेबिट करेंगे या रिसीवेबल में रिकॉर्ड? रिसीवेबल। ओके, जी कितने लोगों ने यही एंट्री की थी? हाथ खड़ा करें। ओके जी, डिप्रिसिएशन भाई एसेट ही नहीं रहा, एसेट किताबों में रहा ही नहीं, क्रिएट हुआ रिवर्स हो गया। जब एसेट ही नहीं किताबों में रहा तो उसकी डिप्रिसिएशन किस चीज की? कितने लोगों ने गलती से डिप्रिसिएशन अभी निकाल दी थी? हाथ खड़ा करें। नहीं खड़ा करें हाथ। ओके, तो डिप्रिशिएट नहीं करेंगे। अच्छा भाई, लिखें सफ़े के टॉप पे, एसेट इज नॉट इन द बुक्स ऑफ लेसर सो ही विल नॉट डिप्रिशिएट। एसेट उसकी किताबों में रहा ही नहीं। अगर इस बात का यकीन नहीं आ रहा तो पहली दो एंट्रीज देख लें। एसेट इज नॉट इन द बुक्स ऑफ लेसर सो he will not record depreciation. ब्रैकेट में लिखें लेसर कॉल दिस लीज एज फाइनेंस लीज। लेसर कॉल कहता है, लेसर कॉल दिस लीज एज फाइनेंस लीज। ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, बस एक बात याद रख लें, फाइनेंस लीज में लेसर एसेट को डिप्रिशिएट नहीं करता। वजह, इसको फाइनेंस लीज क्यों कहते हैं और इसके ऑपोजिट कौन सी लीज होती है?
वो फिर कभी देखेंगे। ओके जी, अगले साल की एंट्रीज करें, फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट की तरफ आऊं, इसको खत्म करें। ओके जी, क्या लेसर लेसी के लिए दोबारा एसेट खरीदेगा? नो। क्या लेसर लेसी को एसेट दोबारा लीज पे देगा? अच्छा, इनकी नरेशंस क्या है, अगर नरेशंस आपको लिखनी पड़े पेपर में? लेसर परचेज्ड एंड, वही जो सवाल में लिखा हुआ है, लीज द एसेट टू लेसी, रिसीव्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, रिकॉर्डेड इंटरेस्ट इनकम। ओके जी, कराया आया, कैश डेबिट कितने से? 500 से। 318 लीज रिसीवेबल क्रेडिट, नहीं इनकम नहीं, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट 182। इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी, रिसीवेबल को रिवर्स करना। ओके 31/12/16 जी, अभी तक हमने 16 के साल की इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं की। अभी तक हमने 16 के साल की इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं की। अगर सवाल एरियर का होता तो 31/12/16 के साल की इंटरेस्ट इनकम कब नजर आती? 31/12/16 को। लेकिन सवाल एडवांस का है तो 31/12/16 की बजाय 13वें महीने के पहले दिन इंटरेस्ट इनकम नजर आएगी। द जनरल एंट्री विल बी इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट एंड इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। जी, हाउ मच? ओके बना दें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। दो सालों की बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बैलेंस शीट भी।
जी इधर कर दें। जल्दी करें, बना लेंगे, खुद बैलेंस शीट बना लेंगे। लीज रिसीवेबल नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट में अलग अलग करके शो करें। लीज रिसीवेबल को शो करें नॉन करंट और करंट एसेट्स में, और इंटरेस्ट रिसीवेबल भी शायद आएगा। जी कितने लोगों ने बना लिए? ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, कल आपसे बात हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। इधर मैंने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे शो करेंगे। अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरा ईयर एंड 31/12/15 है, तो बताएं एनुअल एडवांस के सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए इंटरेस्ट इनकम 12वें महीने के आखिरी दिन नजर आएगी या 13वें महीने के पहले दिन? बताएं कौन सी डेट बनेगी? यकम जनवरी 16। और अगर एनुअल एरियर का सवाल होता और ईयर एंड 31/12/15 होता तो इंटरेस्ट इनकम कब नजर आती? 31/12/15। लेकिन फिलहाल कहाँ नजर आएगी? यकम जनवरी 16। ओके, तो 2015 2016 प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट इनकम। अच्छा जी, एरियर का सवाल होता तो 15 की इंटरेस्ट इनकम 31/12/15 को नजर आती। एडवांस का सवाल है तो 31/12/15 की इंटरेस्ट इनकम यकम जनवरी 16। तो यकम जनवरी 16 की डायरेक्ट डेट को जाके उठाएं 182। अच्छा, अब उधर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पर नहीं रहना, इधर आना है। अगर एरियर का सवाल होता तो 31/12/16 का इंटरेस्ट 31/12/16 को नजर आ जाता। अभी 31/12/16 का इंटरेस्ट नजर आएगा
एक एक 17 को, क्योंकि 12वें महीने के एंड पे नहीं, 13वें के पहले दिन जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। बनता हमारे साल का है ये 1 ओके, इट्स ऑल, इट्स मुकम्मल। हैन लीज रिसीवेबल ले, नहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं, लीज रिसीवेबल ले, तो बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा? लीज रिसीवेबल। उसकी इंटरेस्ट इनकम कहां नजर आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। कल बैलेंस शीट में नजर आ रही थी लीज लायबिलिटी, तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां नजर आ रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब एसेट नहीं है तो उसकी डिप्रिसिएशन भी नहीं है, जब लीज रिसीवेबल है तो उसका इंटरेस्ट आएगा नजर, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ इंटरेस्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा सिंपल सा है सर का, सिर्फ एक लाइन। ओके, बैलेंस शीट। अच्छा जी, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स लीज रिसीवेबल और करंट पोर्शन लीज रिसीवेबल। ओके, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। बैलेंस शीट और नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। हमारा साल कौन सा है? 2015। तो 2015 की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। अब अगर 2015 की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है तो 2015 में जाके देख लेते हैं, सिर्फ एक ही पेमेंट है ये तो 16 के पहले दिन है, इसके नीचे मैं कैसे लाइन लगा सकता हूँ? ये तो 16 के पहले दिन है पेमेंट, मैंने किसकी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है? 15 की पेमेंट के नीचे। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा था। हमारा साल 15 है, हमारा साल किस दिन एंड हो रहा है? 31/12/15। तो इसकी पेमेंट कब हुई होगी फिर? 1 जनवरी 15। तो क्या आप 15 के एंड पे खड़े होकर 16 के पैसे दे दिए या अभी देने हैं? या अगर लेसर की बात करूं मैं तो 15 के एंड पे खड़े होकर 16 के पैसे मिल गए या मिलने हैं? मिलने हैं। आप बता दें, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31/12/15, उधर आंखें हो बैलेंस शीट के फेस पे, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31/12/15, तो 16 का साल मेरे लिए क्या है? करंट। और 17, 18, 19, 20 का साल नॉन करंट। तो 16 के साल को करंट में डाल दिया और इस सारे को नॉन, इन तीनों को जमा करेंगे, जवाब इसके बराबर आएगा। ओके, 318,120। आप थोड़े उधर हो, ये गिरने लगे, बस थोड़ी सी लीज ने गिर जाना है। ओके जी, 16 की बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना है? 16 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देनी है। ओके, 16 की पेमेंट लाइन लगाने का मतलब कि 17 हमारे लिए क्या बन जाएगा और 18, 19, 20, 17 में एक ही पेमेंट हो रही है, बाकी 18, 19, 20 क्या है? 356 और 845।
सो अच्छा करता हूं, अभी आता हूं तो करता हूं, थोड़ा बर्दाश्त करो। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज कि बैलेंस शीट क्या शो कर रही है? लीज, दे पढ़ना भी नहीं आता। बैलेंस शीट क्या शो कर रही है? उस लीज रिसीवेबल की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस क्या शो कर रहा है? पहले बैलेंस शीट क्या शो कर रही होती थी? लीज लायबिलिटी। तो उसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस क्या शो कर रहा होता था? इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब एक इशू रह गया कि इंटरेस्ट रिसीव हो गया है या इंटरेस्ट, ये तो प्रिंसिपल है ना प्लीज, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये देख लें, ये 2019 के हिस्से हैं, 2019 के ये हिस्से हैं, ये तो प्रिंसिपल है। अब सवाल है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल है या इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, क्योंकि सवाल किसका है? एडवांस का। तो आपको याद होगा परसों की क्लास में बैलेंस शीट के अंदर और होमवर्क में भी यहां पर इंटरेस्ट पेबल आ रहा था। तो आज क्या आएगा इधर? इंटरेस्ट रिसीवेबल। करंट एसेट्स में इंटरेस्ट रिसीवेबल हमेशा करंट एसेट्स में इंटरेस्ट रिसीवेबल। अच्छा, अब इसके सोचने का तरीका क्या होगा? इसके सोचने का तरीका, अच्छा अब इंटरेस्ट रिसीवेबल के लिए वी डू नॉट नीड एनी लाइन, जस्ट लाइक इंटरेस्ट इनकम वी डू नॉट नीड एनी लाइन, नो लाइन। ओके, आप बता दें अगर एरियर का सवाल होता तो 31, 12, 15 का इंटरेस्ट कब मिल जाता और रिसीवेबल में कितना आता? 0 0 0। और अगर एडवांस का सवाल है, अगर एरियर का सवाल होता तो 31, 12, 15 का इंटरेस्ट कब मिल जाता? 31, 12, 15 को, तो रिसीवेबल में कितना आता? 0, वो तो मिल जाता। और अगर एडवांस का सवाल है तो फिर 31, 12, 15 के साल का इंटरेस्ट 31, 12, 15 की रात को मिलेगा या यकम जनवरी 16 की सुबह मिलेगा? तो 31, 12, 15 की रात को वो क्या होगा? वो मिलेगा कहां से? यकम जनवरी 16। तो यकम जनवरी 16 की डेट के सामने जो इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, बता दें ये किस साल का किस साल मिल रहा है? ये 15 का 16 के शुरू में मिल रहा है। तो इसका मतलब है 15 का अगर 16 के शुरू में मिल रहा है तो 15 का 15 के एंड पे नहीं मिला था। और अगर एरियर का सवाल होता, ये मसला ही ना होता, आपको 31, 12 की डेट वहां नजर आ रही होती, फिर आप ऐसा सोचते ही ना। अभी यकम जनवरी 16 की डेट को पिछले साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब है इस साल नहीं मिला था। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ये रटा नहीं मारना कि इस वाली फिगर को इधर लिख देना, ये गलत बात है, बल्कि क्योंकि सेमी एनुअल के सवालों में ऐसा नहीं होगा। उनमें इधर 12 महीने का आ रहा होगा इनकम में और इधर 6 महीने का आ रहा होगा रिसीवेबल में, क्योंकि छठे महीने का 7वें के पहले दिन मिल गया होगा। चलें छोड़ें, पता नहीं क्या बातें शुरू हो गई हैं। ओके, तो इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितने महीने इंस्टॉलमेंट किसकी है? एनुअल है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट साल के आखिरी दिन मिलना है या अगले साल के पहले दिन? अच्छा जी, आप बता दें, हम खड़े हैं 31, 12, 16 को और सवाल है एनुअल का। अगर तो सवाल होता है एरियर का तो फिर 31, 12, 16 के साल का इंटरेस्ट किस दिन मिल जाता और उसमें से फिर कितना रिसीवेबल होता? 0। अच्छा, अब अगर सवाल है एडवांस का तो 31, 12, 16 के साल का इंटरेस्ट 31, 12, 16 की रात को मिलेगा या यकम जनवरी 17 की सुबह मिलेगा? अगर यकम जनवरी 17 की सुबह मिलेगा तो फिर मुझे बता दें 31, 12, 16 की रात को मिला तो फिर रिसीवेबल जी। अब यकम जनवरी 17 के सामने जाके ढूंढ ले कितना रिसीवेबल पड़ा हुआ है? 144। एग्जैक्ट इस तरह बैलेंस शीट किसने बनाई थी? हाथ खड़ा करें। रिसीवेबल भी डाले थे। रिसीवेबल कितने लोग डालना भूल गए थे? इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो इसकी वजह प्रोबेबली ये होगी कि परसों होमवर्क किया था घर जाके? हैं बोलो, वो मैंने क्या कह देना है? नहीं किया था होमवर्क। तो भाई एक दिन होमवर्क करते हैं ना, टॉपिक में कमजोरी आना शुरू हो जाती है, फिर से दूध पिलाना पड़ता है। तो प्लीज ऐसा ना किया करें, ठीक है? 1-2 मिनट साथ वाले से बातें कर लें FR1 की। कैश बैलेंस शीट में हम शो नहीं करते, कैश में और बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमें नहीं पता इस साल क्या क्या हुई हैं। किसी भी टॉपिक में कैश बैलेंस शीट में शो नहीं करना अनलेस के फाइनल अकाउंट का सवाल हो।
ओके भाई, अब ज़बानी याद कर लें, लेसर की बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, इसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, इंटरेस्ट इनकम। और अगर सवाल एडवांस का हुआ तो लीज रिसीवेबल के अलावा इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आएगा। ओके, चलें जी, लेसर का नोट बनाना शुरू करते हैं। ये मिटाओ। बस, अच्छा, लेक्चर 1 वाला अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनवा दें जरा। कल भी बनवाया था, बनवा के अक तो नहीं गए, अकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेड अप। ओके, अच्छा जी, शुरू करवाएं। 1 1 10 31 12 10 31 12 31 12 31 12 31 12, बस। ओके जी, चलिए छोड़ें, यहां से बताएं। 20 20 20 20, एक बोले। 5 4 7 ओके। कल हमने इसका नोट बनाया था लेसी के लिए, लाल लाल पकड़ो नीले के साथ। लाल पकड़ो नीले के साथ, नीले के साथ, नीला ब्लू होता है।
ओके, अभी बंद बंद कर। सबसे पहले जी हम नोट कल वाला रिवाइज करते हैं। कल हमने नोट बनाया था फॉर लेसी, लेसी के लिए नोट बनाया था। लेसी के लिए हमने नोट बनाया था कैसे, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेसी का नाम क्या था, MTL, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/10। नोट का नाम, नंबर जो मर्जी अपनी मर्जी से रख लें, लीज 7.1, इसमें कुछ इंग्लिश आई थी 7.2, मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, लीज पेमेंट सारा एज फॉलोज। ओके, नोट किस साल का बनाया था, 31/12/10 का। हमारे साल का नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल का नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगी। ओके, 2010 के अंदर हम खड़े हैं, तो विद इन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर कौन सा साल होगा, 11। 1 साल से ज्यादा 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर। तो सिंपल सा कल आपको ये बताया था मैंने, लीज पेमेंट्स आर एज फॉलोज, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years। ओके, 31/12/10 की रात को खड़े होके 1 साल के अंदर कौन सा साल आएगा, 11। तो 11 की जाके पेमेंट को ढूंढे, ये 20 जी। 1 साल के बाद 2 साल के अंदर 12 जी। 2 साल के बाद 3 साल के अंदर जी। 3 साल के बाद 4 साल के अंदर, 4 साल के बाद 5 साल के अंदर, फिर अगली सारी मोर देन, फिर अगली सारी में ब्रेकअप नहीं करना, मोर देन 5 years। क्योंकि अगर अगली सारी में ब्रेकअप करने लगे 5 to 6, 6 to 7, तो वो नोट नहीं नोटा बन जाएगा। ओके, दैट्स ओवर 60। कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ओके, सो दिस स्पेस, इस स्पेस को हम रेडी करने लगे हैं। किसके लिए, आप भी सफे को हाथ मार के रेडी कर लें। अब हमें स्पेस को रेडी करने के लिए, किसके लिए, थोड़ी देर बाद इधर क्या होगा, देखते रहें, थोड़ी देर बाद इधर क्या होगा, लेसर का नोट क्या आ रहा है, बुटो नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, लेसर का नोट आ रहा है। आंडे नहीं कहना। ओके, किसके लिए बनाने लगे हैं, लेसर के लिए। आपके समझने के लिए लिख देता हूं, फॉर लेसर, लेसर के लिए नोट, बोले आन दो। ओके, इट इज आइंग, बैंक का नाम आएगा इधर, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/2010। Why, Pandra man, I am preparing this note for lecture 1. Okay man? अच्छा जी, अगर लेसर का सवाल होता और एरियर का सवाल होता तो लेक्चर 1 में हम इसका नोट लेसर के लिए कैसे बनाते, सवाल सेम है, लेक्चर 1। ओके, इसका नाम में भी कोई भी नंबर वो रख सकता है अपना, बहरहाल नंबर जो भी हो। इसका नाम फाइनेंस लीज होता है, वजह फिर कभी डिस्कस करेंगे। इस लीज को लेसर कौन सी लीज कहता है, फाइनेंस लीज। इसमें 3.1 3.2 दो नोट नहीं होंगे, 3 नोट होंगे, 3.1 3.2 3.3। ओके, 3.1 लिखना शुरू करें जी। यहां कुछ इंग्लिश लिखनी है, वो मैं लिख पाता हूं। The company has the company has entered into
A finance lease. The company has entered into a finance lease arrangement as a lessor इसमें ऐसे भी लिखने में कोई हर्ज नहीं, एज अ लेसर इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल एनुअली इन एरियर्स। पेएबल का लफ्ज लेसर यूज कर लेता है, खैर है। रिसीवेबल का लफ्ज लिखना है, रिसीवेबल लिख लें। इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20 आर रिसीवेबल, क्योंकि लेसर ने तो रिसीव करनी है। इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20 million आर रिसीवेबल एनुअली इन एरियर्स and the interest rate is 10%। यूजर को थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताते हैं। आगे जी हेडिंग दें 3.2। वही मैच्योरिटी एनालिसिस। Maturity analysis, contractual undiscounted cash flows, contractual undiscounted cash flows। ओके जी, किस साल का नोट बना रहे हैं लेसर का? बोल दें प्लीज, बोलें 31/12/2000। किस साल का नोट बना रहे हैं लेसर का? 31/12/2010। 31/12/2010 का नोट बनाने के लिए क्या करें? हम रे सा की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। तो 10 का नोट बना देंगे, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे, तो बाकी के लिए लेसर अपने आप को एंटाइटल्ड फील करने लग जाएगा कि बाकी रिसीव करूंगा या कर लिए करूंगा। कर लिए कितने हैं? 20। ठीक है, बार बार अब्बू को ये नहीं बताते एएफसी पास हो गया, एएफसी पास हो गया, एएफसी फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो फ्यूचर के बारे में लेसर फिक्रमंद होगा, मुझे क्या क्या मिलना है, बार बार बताएंगे क्या क्या मिलना है। अबू परेशान ना हो, मैं कर लूं। अबू परेशान ना हो, अबू मैं कर लूं। लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये वाले पेपर निकालूंगा, ये वाले देखें, ये वाले पेपर निकालूंगा 1 साल के अंदर अंदर। फिर 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह अब ये वाले पेपर निकालूंगा। आप बस दुआएं करें और मुझे फीस दें, बाकी इंशाल्लाह देखें मेरा काम देखें। फिर 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर अंदर ये वाले पेपर निकालूंगा। तीन साल के बाद मेरा सी हो जाएगा, शॉर्ट पैकेज। ओके नोट करें यहां तक। Why he is sad? हेड्स डाउन क्यों किया हुआ है? अच्छा, तबीयत खराब हो रही है। ओके
भाई इसको टोटल लीज रिसीवेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल का मतलब है इसमें भी इंटरेस्ट भी पड़ा हुआ है ना। 2020 तो अनडिस्काउंटेड है, 2020 अनडिस्काउंटेड है, इसलिए इसको टोटल लीज रिसीवेबल भी कहते हैं। ओके, जस्ट सी व्हाट इज कमिंग नाउ, बी रेडी। 3.3, keep watching। और पूरा करें। ओके, reconciliation। Okay, now we are going to prepare reconciliation। 3.3 reconciliation। इसमें यही वाली फिगर आपने बुलानी है। टोटल लीज रिसीवेबल, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने ऐड अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये भी हमने पढ़ी नहीं है इसलिए ये बात समझ नहीं आएगी। इसका नाम रखना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, टोटल लीज रिसीवेबल को उसी तरह बुलाने, ऐड करनी है अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, इसका नाम रखना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जैसा लफ्ज़ भी आपने पढ़ा था, ये वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है जिसमें पहले वाला 20 शामिल नहीं है क्योंकि वो मिल चुका है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है? 60। इसमें ये वाली चीज़ अब शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। हम 31/12/10 को खड़े हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ भी आपसे यूज़ किया था मैंने। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपको पता है बस इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं, किसी से डिस्काउंट नहीं करते। लेस, ये फॉर्मेट है जैसे रिकॉन्सिलिएशन में था, एड अनप्रेजेंटेड, लेस अनक्रेडिटेड। ओके, लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, बोले unearned interest income। We are lucky that it is complete now। Balancing जो जवाब आएगा that is net investment, that is net investment। Okay, unearned interest income आपने मुझे बतानी है। सारे टेंटिव रहे, सारे टेंटिव रहे। I am standing on 31/12/10। Is it earned? Is it earned? Is it taken to profit and loss? Or it is to be taken to profit and loss? Okay, मादरी ज़बान में ये कमा लिया है, इसको कमा लिया है, कमा लिया शहर वो वाला नहीं, इसको कमा लिया है, इसको कमा लिया है। 31/12/10 को मैं खड़ा हूं, प्लीज इट्स मी। ये 31/12/10 को मैं खड़ा हूं, 31/12/10 को मैं खड़े होकर मुझे बताएं 31/12/10 को ये कमा लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, वहां से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में चला गया, वहां से यूजर को डिविडेंड भी इसमें से बांट दिया। बिल्कुल 6.34 को कमा भी लिया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी चला गया, यूजर को इससे डिविडेंड भी दे दिया। ये कमा लिया है इसी साल के प्रॉफिट। मैं 31/12/10 को खड़ा हूं, 31/12/10 को खड़े होकर ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ले गया हूं, ये ले गया हूं, ये ले गया हूं। जी बोलें,
अच्छा इसका लाइन से कोई ताल्लुक नहीं होगा अर्न का, क्योंकि आपको पता है कई दफा हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल के पहले दिन भी पड़ा होता है, पता है कभी कभी। तो इसलिए अब लाइन से कोई ताल्लुक नहीं, इसका लाइन से कोई ताल्लुक नहीं, अर्न का लाइन से कोई ताल्लुक नहीं। ओके, आप बता दें 10 में कौन सा वाला इंटरेस्ट कमाया? 6.34। एंड इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31 12 15, तो मैंने कौन सा इंटरेस्ट कमाया है? मिला मैं नहीं पूछ रहा, कौन सा कमाया है? 182। तो इधर लाइन नहीं लगानी, लाइन को इग्नोर कर दें हम। लाइन तो सिर्फ किस लिए थी? मैच्योरिटी एनालिसिस के लिए। मैच्योरिटी एनालिसिस के लिए लाइन हेल्प करेगी, इसके बाद लाइन हेल्प नहीं करेगी। उधर भी लाइन किसके लिए थी? लाइन सिर्फ लीज रिसीवेबल और करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल के थी, इंटरेस्ट के लिए लाइन नहीं होती। इधर भी इंटरेस्ट के लिए लाइन नहीं है, लाइन का कोई चक्कर नहीं। मुझे बताएं 31 12 10 के प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने कौन सा इंटरेस्ट कमा के रिकॉर्ड कर दिया? जस्ट सर्च आउट 6 पॉइंट। इफ इट इज earned, then can I say it is, then can I say these are unearned? Okay, unearned का टोटल करें 4.97 प्लस 3 पॉइंट। अच्छा आप लोगों ने ना इधर करना है, इधर टोटल करना है, आपके तो रजिस्टर पे जगह होगी, इधर टोटल करना है। 3.47 प्लस 1.82 जी, इन तीनों का टोटल 10.26 जी, 49.74। Oh, it is reconciled. It is reconciled कि प्रिंसिपल की मद में इतने पैसे लेने हैं, बाकी किस मद में पैसे लेने हैं? इंटरेस्ट की मद में। इस साल के एंड पे खड़े होकर मुझे बता दें प्रिंसिपल की मद में कितने पैसे लेने हैं? 49 पॉइंट। तो बाकी पैसे फ्यूचर में किस मद में लेने होंगे? इंटरेस्ट की मद में। अच्छा, मैंने आपको बताया ICAP को ईमेल की हुई है, उन्होंने रिप्लाई किया कि हम आपको 1-2 दिन में बताते हैं, अभी ये 2-3 दिन में जब भी, कि लेसी का नोट शायद थोड़ा चेंज हो अगर उनकी ईमेल का कोई रिप्लाई आता है। बहरहाल लेसर का यही फॉर्मेट है। अच्छा इधर अटेंटिव रहिएगा, बता दें रिकॉन्सिलिएशन में क्या क्या आया करेगा, फिर वजह भी बतानी है इसकी, रिकॉन्सिलिएशन बनाते क्यों है। क्या आया करेगा? टोटल लीज रिसीवेबल। ये कौन सा कॉलम होता है वैसे? ये कौन सा कॉलम होता है? गुड, इंस्टॉलमेंट्स वाला। ये कौन सा कॉलम होता है? इंस्टॉलमेंट्स वाला। टोटल लीज रिसीवेबल ये आया करेगा। इसमें ऐड क्या किया करेंगे? कुछ 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 इसको क्या करेंगे? क्या करेंगे इसको? क्या कहा करेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस का मतलब है इसमें तो सब पड़ा हुआ है। अगर ग्रॉस में से इंटरेस्ट माइनस कर दें तो नेट, जैसे सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर दें तो नेट सेल, ऐसे थोड़ी थोड़ी लॉजिक। अब ग्रॉस में से इंटरेस्ट माइनस कर दें तो नेट। इट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यस, 60 include principal interest. You can watch here. 60 include principal interest. That's why 60 is called as gross investment. इसमें से क्या माइनस करें? फॉर्मेट याद करें जरा ज़बानी। इसमें से क्या माइनस करें? unearned interest income. If you deduct unearned interest income, तो इंटरेस्ट अगर माइनस हो गया तो ये ग्रॉस बढ़ गया या ग्रॉस कम हो गया? अगर कम हो गया तो फिर इसका नाम अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पड़ेगा, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट। और ये जो ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट है, हम लीज के शुरू पे शो कर रहे हैं या पहले साल के एंड पे शो कर रहे हैं? पहले साल के एंड पे। किस वक्त शो कर रहे हैं? 31/12/2010 को। अच्छा, अब भाई लेसी रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनाता, लेसर रिकॉन्सिलिएशन बनाता है। वजह इसकी ये है कि लेसी ने 1-2 एसेट लीज पे लिए होते हैं और लेसी के लिए वो इतनी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं होती, लेकिन लेसर ने तो हजारों एसेट लीज पे दिए होते हैं। तो लेसर के यूजर्स की डिमांड बढ़ती है और लेसर के यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं कि भाई हमें बताओ कि ये 60 सारा का सारा हमारा है। तो लेसर कहते हैं नहीं, ये 60 सारा का सारा आप घर नहीं लेके जा सकते, सॉरी,
ये 60 सारा का सारा आप घर नहीं लेके जा सकते। इस 60 में से तो 49 प्रिंसिपल की मद में मिलना है, और जो हमने गाड़ी खरीदी थी ये तो उसकी कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं उससे, ये फ्री कैश यूज के लिए नहीं है। अगर लेसर के यूजर कहें कि हमें 60 मिल जाएगा तो लेसर के यूजर पागल हैं कि 60 मिल जाएगा और घर ले जाएंगे। नो 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 नो, इस 60 के बदले फ्यूचर में लेसर के यूजर डिविडेंड कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 10। 60 में से कितना घर लेके जा सकते हैं? 10.26। बाकी तो वो जो गाड़ी खरीदी थी पहली एंट्री ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट, बाकी तो वो जो गाड़ी खरीदी थी उसकी कॉस्ट रिकवर हो रही है। तो बैंक क्या करता है? बैंक ये कहता है कि मैं 60 लूंगा तुमसे, उसमें 49 तो मेरे बनते ही बनते हैं क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कोई खर्चा किया हुआ बैक एंड पे 49, और ऊपर के पैसे तुमसे कितने दे रहा हूं मैं? 10.26। तो लेसर के यूजर्स की डिमांड होती है शो समथिंग एक्स्ट्रा, हमें पता चले हमारे फ्री यूज के लिए पैसे कितने हैं। तो हमें ये उम्मीद ना लगाओ कि 60 मिलने हैं, हमें बताओ 60 में से हम घर कितने लेके जा सकते हैं। तो इन ऑल द फ्यूचर ईयर्स जितने भी मिलेंगे पैसे, यानी 60 मिलेंगे, तो उसमें से यूजर घर कितने लेके जा सकेंगे? 10.26। बाकी उसके प्रिंसिपल की मद में आपको पैसे मिलने। क्लियर? ओके। अब पता कैसे चला करेगा अर्नड कौन सी है, अनअर्नड कौन सी है? जिसको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आता है ना, उसे पता चल जाया करेगा अर्नड कौन सी है, अनअर्नड कौन सी है। अगर एरियर का सवाल है तो 31/12/10 के साल के अंदर अर्नड इंटरेस्ट इनकम कौन सी होगी? 31/12/10 के सामने वाली। और अगर एडवांस का सवाल है तो फिर एडवांस के सवाल के अंदर जो है वो मुझे बता दें 31/12/15 की अर्नड कौन सी है, अर्नड जो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए हैं। तो बाकी सारी क्या बन जाएगी? अनअर्नड। तो एडवांस का नोट भी अभी हम बनाते हैं, बहरहाल इसको आप नोट कर ले। फॉर्मेट पे फोकस करें, बार बार देखें। ग्रॉस माइनस इंटरेस्ट नेट, बोलें ग्रॉस माइनस इंटरेस्ट नेट। ओके, लेसी का भी साथ ही बनाया है, लेसी का साथ बनाया है। आपने सोचा होगा कल बनाया था, एक ही सवाल में सामने आ जाए ना तो जरा ज्यादा बेहतर हो जाता है। देखें, नोट का कभी भी याद रखिएगा जनरल एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये यूजर को कुछ बेटर इंफॉर्मेशन दे रहा होगा बस। इसके डेबिट क्रेडिट से ताल्लुक नहीं, ट्रायल से ताल्लुक नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट से ताल्लुक नहीं। तो बेशक एक तस्वीर खींच ले ताकि लेसी लेसर का नोट आपकी आंखों के सामने हो हमेशा, आपको पता हो लेसी और लेसर के नोट में क्या फर्क है।
ट्राई करें जरा लेसर का 31/12/15 का नोट इस सवाल का, मेच्योरिटी एनालिसिस बनाएं और ये रिकॉन्सिलिएशन बनाएं। ट्राई करें जरा, एडवांस के सवाल का नोट बनता है आपसे लेसर का, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें और मेच्योरिटी एनालिसिस बनाएं। इंग्लिश रहने दें, इंग्लिश घर जाके लिख लीजिएगा। अब आपने क्या हेडिंग दी है, प्रॉपर हेडिंग दे, बैंक नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/15। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे और उसी तरह मैच्योरिटी एनालिसिस बनेगा। जल्दी करें। रिकॉन्सिलिएशन ना फेस पे मैच नहीं करेगी, उसके आपने परेशान नहीं होना, आप बस जो अपना बनाना है बनाए, रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं करेगी, वो किसी एक और तरीके से मैच करेगी, उसको फिलहाल छोड़ें। बनता जाए हाथ खड़े करते रहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, बैंक note to the financial statements for year ended 31/12/15।
ओके 3.1 नोट का पहले नाम फाइनेंस लीज। 3.1 में इंग्लिश आ जाएगी। 3.2 maturity analysis, contractual undiscounted cash flows। ओके 15 का साल है। 15 के साल का नोट बनाने के लिए 15 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 15 के साल की पेमेंट की है, इसके नीचे लाइन लगा दी। 16 क्या है? लेस देन, होंठ हिला दें प्लीज। 16 क्या है? 17, 18, 19, 3 to 4। 15 के साल के लिए 16 का साल क्या है? ओके रिकॉन्सिलिएशन। अच्छा जी, रिकॉन्सिलिएशन के लिए टोटल लीज रिसीवेबल। टोटल का लफ्ज क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें से डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ। एड पता नहीं क्या, जैसे ऐसा होता है ना, उससे टीचर कहते हैं आज अनप्रेजेंटेड समझा देता हूं, कल अनक्रेडिटेड समझा दूंगा, फॉर्मेट बना लो। तो ये इस तरह समझ लें, फॉर्मेट बन रहा है लेकिन अभी वजह नहीं पता ये दूसरी चीज क्या है। अच्छा, इसको ग्रॉस क्यों कहेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी तक इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ। ओके, अगर इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दें, अनअर्न्ड में इसलिए लिख रहा हूं कि ये फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये फ्यूचर में पैसे मिलने हैं। जब ये फ्यूचर में पैसे मिले तो इंटरेस्ट भी फ्यूचर का माइनस होगा। अनअर्न्ड, अर्न्ड वाला इसमें से माइनस नहीं कर सकते। ये कौन सी फिगर्स हैं? ये फ्यूचर की फिगर्स हैं, तो इसमें से अर्न्ड वाला इंटरेस्ट माइनस होगा या अनअर्न्ड वाला? अनअर्न्ड वाला। तो ये रिसीट्स भी फ्यूचर की हैं, इसमें इंटरेस्ट भी फ्यूचर का। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम माइनस करेंगे तो जवाब ग्रॉस आएगा या फिर नेट आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, आई एम स्टैंडिंग ऑन 31/12/15 विच इज अर्न्ड टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। अर्न्ड का मतलब क्या होता है? टेकन टू। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31/12/15 विच इंटरेस्ट इनकम इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड 182, इज इट अर्न्ड? अब लाइन को छोड़ दें, इंटरेस्ट के लिए लाइन नहीं देखनी, इंटरेस्ट के लिए लाइन का कोई चक्कर नहीं। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31/12/15 कैन आई से आई हैव रिकॉर्डेड द इंटरेस्ट इनकम ऑफ 182? इफ यू कांट बिलीव, जाके अपनी एंट्रीज देख लें, पहले साल की आखिरी एंट्री क्या किया आपने? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम, इट मींस यू हैव रिकॉर्डेड इट। इसको क्यों रिकॉर्ड किया? अर्न किया तो रिकॉर्ड किया ना, सर्विस दे दिया, राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया। It is earned. If it is earned, then standing on 31/12/15 it is unearned. 182 is earned and the remaining are unearned. Earned का क्या मतलब है? Profit and loss में चला गया है। Unearned का क्या मतलब है? अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं गया। लेकिन अगर मैं 31/12/16 के एंड पे खड़े होकर नोट बनाता तो फिर ये वाला भी अर्नड होता, ये वाला भी अर्नड होता, और ये दोनों क्या होते? अनअर्न्ड होते। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि अर्नड अनअर्न्ड क्या है, मैं किस तारीख को खड़े होकर नोट बना रहा हूं। टुडे आई एम स्टैंडिंग ऑन, आप जरा नजर मार के बताएं 31/12/15 के प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा गया हुआ है? उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? बाकी को अनअर्न्ड पकड़ लें। अर्नड का मतलब सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया जी। 299 1701
नाउ अब आप कह रहे होंगे 1701 इधर लाइन ला के यहां से रिकंसाइल नहीं हो रहा। चलें ठीक है, इसकी भी थोड़ी सी वजह भी बता देता हूं, बाकी इंशाल्लाह फिर परसों देखेंगे। अच्छा एक थोड़ी सी ऐसी वजह 1701, ये ना एडवांस का टेबल इसका स्ट्रक्चर होता है कि फेस पे रिकंसाइल होता नहीं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका है रिकंसाइल करने का, वो सुन लें। मुझे बता दें कितने किराए रिसीव अभी नहीं हुए? 4। पहले मैंने जो डिस्काउंट किया था वो 5 को किया था क्योंकि सवाल शुरू करने लगा था। कैलकुलेटर पे वो जो फॉर्मूला है ना 1 - 1 + i raised to power -n डिवाइड बाई i, वो फॉर्मूला जरा लगाएं कैलकुलेटर पे, पकड़े कैलकुलेटर। अब आप समझ लें ये 500 पहली वाली इंस्टॉलमेंट है और ये 3 अगली हैं। अब इस 500 को डिस्काउंट ना करें कैलकुलेटर पे, ये 500 अलग से लिख लें और इन 500 को एनओटी लगा के जरा डिस्काउंट करें, जिस तरह नॉर्मल डिस्काउंटिंग की थी। अभी 5 की थी, जरा 4 की डिस्काउंटिंग करके देखें। पहले ऐसा करें, इन 500 को डिस्काउंट करें एनओटी का लगा के और एन को 3 लें। 17 नहीं, फिर इन तीनों का जवाब क्या आ रहा है? 1 2, उसमें ये वाला 500 जमा करें 17। इट इज प्रेजेंट वैल्यू, इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑन 31/12/15। चलिए एडवांस के सवाल की लॉजिक फिर डिस्कस कर लेंगे। कितने लोगों को ये बात ऐसे सभी समझ आई है? तो इसको इंशाल्लाह मंडे को दोबारा किसी सवाल में डिस्कस कर लेंगे। आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप चेक कर सकते हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। फिलहाल लीव इट दैट व्हाई रिकंसिलिएशन इज नॉट मैच्ड। लेकिन मुझे बता दें ये 3 फिगर्स कितने लोगों ने सही ली थी? ये हाथ खड़ा कर दें जरा। बिकॉज 182 इज अर्न्ड। एक मिनट बस वेट करें, मैं होमवर्क में सवाल एक और भी दे दूं। yes. क्वेश्चन 19 और आगे लिख लें 21 लिखें, किताब का पेज भी लिख लें 64 है ये। क्वेश्चन 19 एंड 21, ये चेंज करा लें किताब। क्वेश्चन 19 एंड 21 और लिख लें किताब का पेज नंबर भी 7। किताब लेते हुए चेक कर लीजिए।